भारत में हर 10 वर्ष पर जनगणना का कार्य होता है, यानी कि भारत की जनसंख्या कितनी है इसका पता उस जनगणना के आधार पर लगता है। और उसमें विभिन्न समूहों में किस वर्ग के कितने लोग हैं इसका पता भी जनगणना के आधार पर ही लगता है। और ये जनगणना का काम जो होता है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन होता है, उसके द्वारा कराया जाता है। अब 2021 में एक जनगणना होने वाली थी, लेकिन उसी समय कोविड की आपदा आई जिसकी वजह से वो जनगणना संभव नहीं हो सकी। अब अगली जनगणना 2027 में प्रस्तावित है। अब ऐसे में अगली जनगणना में एक विशेष समूह है जिसका नाम है पीवीटीजी, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब इन पीवीटीजी को भी उस जनगणना में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है। अब इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये एक अलग मसला है, लेकिन अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो पहली बार ऐसा होगा कि पीवीटीजीज को अलग श्रेणी के रूप में जनगणना में दर्ज किया जाएगा। अब 2027 में प्रस्तावित जनगणना में अगर इन्हें दर्ज किया जाता है, जो कि इनकी सिफारिश अगर बात करें, इसके इतिहास के विषय में भी बात करेंगे, तो इस समूह को विशेष तौर पर एक ऐसा संवेदनशील समूह जिसकी की स्थिति इतनी संवेदनशील है कि इससे एसटी समूहों से भी ज्यादा पिछड़ा माना जाता है। उसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि चाहे वो पॉलिसी के लेवल पर हो, बुनियादी ढांचे के लेवल पर हो, या अन्य वो तमाम पहलू जिससे ये महरूम रह जाते हैं, उसमें सुधार की अपेक्षा की जा सकेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवीटीजी समूह के ऊपर, जिसको कि जनगणना 2027 में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है। इसी खबर के आलोक में हम चर्चा के विभिन्न पक्षों के माध्यम से समझेंगे इस समुदाय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से, यानी कि आरजीआई से आग्रह किया है कि आगामी जनगणना में पीवीटीजीज को अलग से गिना जाए। यानी कि अब तक इनकी जो गिनती थी वो अलग से नहीं हो रही थी। अलग से गिनने का कारण ही ये है कि ये अत्यंत संवेदनशील समूह है जो सामान्य एसटी समूह से भी ज्यादा पिछड़े हैं। इस वजह से ये चर्चा में फिर से ये मुद्दा आया है। अब पीवीटीजीज की पहचान और विशेषताओं को हम जान लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि जनगणना में इन्हें अलग से शामिल करने की बात क्यों हो रही है। पीवीटीजी की अगर बात करेंगे तो देखिए 1960 में, सबसे पहले 1960 में एक धीवर या ढेबर आयोग जो है उसका गठन हुआ था। और ये बनता है 1960 में, जिसने कि 1961 में क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट दी। अब इसी रिपोर्ट में इस ढीबर आयोग ने या ढेबर आयोग ने, इसमें जो सिफारिश थी उसमें इसने क्या कहा, उसने कहा पीटीजी, यानी कि पीटीजी जिसको कि उस समय कहा जाता था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, उसके संबंध में सुझाव दिया कि एक ऐसा ग्रुप है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। अब उसको लेकर इसने कुछ सुझाव दिए। उन्हीं सुझावों के आधार पर फिर 1975 में, 1975 में पीटीजी का गठन हो गया। यानी कि इस सुझाव पर, ढेबर आयोग के ही सुझाव पर 1975 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में चिन्हित कुछ लोगों को, कुछ जातियों को किया गया, कुछ जनजातियों को किया गया। और इसके रूप में चिन्हित करने के साथ साथ पीटीजी का गठन 1975 में हो गया। फिर इन्हीं को 2006 में जाकर पीवीटीजीज इसका नाम पड़ गया, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इसका नाम पड़ गया। तो इस तरह से 2006 में जाकर ये इसका नाम क्या हो गया, पीवीटीजी। ठीक है, अब यहां पर ये बन जाते हैं पीवीटीजीज। अब 2006 से हम कहेंगे जो पीवीटीजीज नाम है वो किसके स्थान पर आ गया, तो पीटीजी के नाम पर ये आ गया। यानी कि जो पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था ढीबर आयोग या ढेबर आयोग की सिफारिश पर, वो अब बन गया पीवीटीजी। अब ये क्या है, तो अनुसूचित जनजातियों का ही एक उपवर्गीकरण है जो कि बहुत ज्यादा संवेदनशील है और बहुत ज्यादा असुरक्षित इसको माना जाता है। अप्रैल 1960 में संविधान के अनुच्छेद 339 के अंतर्गत ही ढेबर आयोग का गठन किया गया था। अब देखिए इनकी पहचान किन विशेषताओं के आधार पर की जाती है। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे कि, उन विशेषताओं में यह है कि एक तो इनके अंदर साक्षरता का जो लेवल है वो बहुत कम है, यानी कि शिक्षा तक इनकी पहुंच बिल्कुल नहीं है, बहुत कम, न के बराबर है। भौगोलिक अलगाव है, यानी कि दुर्गम क्षेत्रों से इनका संबंध है। सामान्य रूप से जनसंख्या का जहां वितरण है उससे ये अलग थलग है। कृषि पूर्व जीवन स्तर है, यानी कि कृषि की जो व्यवस्था की शुरुआत हुई थी उससे पहले का जीवन जैसा था, आदिम रूप से जैसे मानव रहता था, उस तरह की जीवन शैली यहाँ अब भी इनमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, आर्थिक पिछड़ापन इनमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील श्रेणी में इनको रखा जाता है।
और वर्तमान में अगर 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ले लें तो कुल 750 अनुसूचित जातियों के अंतर्गत 75 पीवीटीजीज रहते हैं, ऐसी वर्तमान की स्थिति है। लेकिन आगे बात करेंगे कि अब तक की जनगणना व्यवस्था में आखिर क्या व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें इनको शामिल नहीं किया गया। देखिए, अब तक जो जनगणना की अगर बात करेंगे तो जनगणना का कार्य आप जानते हैं कि हर 10 वर्ष पे किया जाता है और आरजीआई के अधीन होता है, यानी कि भारत में जनगणना हर 10 साल पर सेंसस एक्ट जो है 1948 वाला, उसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो होता है ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का, वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है और जनगणना का कार्य वो कराता है। 21 में होने वाली थी, अब वो 27 में होगी, कोविड के कारण वो टल गई थी। अब यहां पर इस जनगणना में इनको अभी इनकी गिनती अलग से नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? तो देखिए, होता यह है कि एक लिस्ट और नोटिफाइड एंट्री होती है, यानी कि एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में जितने भी एसटी समुदाय हैं उनका नाम दर्ज होता है। अब एससी एसटी की जब गिनती होगी तो केवल जो नोटिफाइड लिस्ट के आधार पर ही उनकी एंट्री होगी, यानी नोटिफाइड लिस्ट में जो जो एससी एसटी का नाम होता है तो संविधान में वो दर्ज होते हैं। तो जो हम कह सकते हैं कि फॉर्म में वही ट्राइब का नाम के अंतर्गत रखा जाएगा, आधिकारिक लिस्ट में जो मेल खाएगा, यानी उस नोटिफाइड लिस्ट में जो नाम रहेगा उसी में हो सकता है कुछ उप विभाजन के अंतर्गत। अब जैसे मान लीजिए मेन नाम कोई ए नाम की एसटी कम्युनिटी है, अब उसके अंदर कई छोटी छोटी बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो कि उसके अंदर 1 2 3 4 इस रूप में वहां पर वो नोटिफाइड है संविधान में। अब क्या होगा कि इस लिस्ट में अगर कोई उप जनजाति है, उस लिस्ट में अगर यहां पर है तीसरे नंबर पर कोई पीवीटीजी समूह है, लेकिन अलग से उसको स्थान न देकर उसी जनजाति के अंदर उसको एक सिंगल एंट्री के रूप में वहां शामिल कर लिया जाता है। यह व्यवस्था अब तक चली आ रही थी, यानी कि सिंगल एंट्री की प्रथा को के तहत पहली बार आप देखेंगे कि 2011 में पीवीटीजी को कुछ उप समूहों के अंतर्गत पीवीटीजी को एसटीओ जो एसटी समुदाय है उसके अंतर्गत ही शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले शुरू में आप देखेंगे तो शुरू में जो संविधान में अनुसूचित जाति आदेश 1950 और अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के अनुसार एससी एसटी की गणना होती है, तो 2011 की जनगणना में लगभग 40 पीवीटीजी समूह जो हैं सिंगल एंट्री के रूप में एसटी श्रेणी में ही उनको दर्ज कर लिया गया, यानी कि अलग से इनको अभी नहीं रखा गया बल्कि एसटी श्रेणी में ही उप समिति के रूप में, उप कह सकते हैं कि जाति के रूप में इनको यहां पर गिन लिया गया और दर्ज कर लिया गया। यानी पीवीटीजी बड़े एसटी समुदायों के एक उप समूह के रूप में यहां पर रखे गए। अलग से अगर ये कहा जाए कि अलग से पीवीटीजी की गिनती की गई है तो अलग से इनको दर्ज अभी तक नहीं किया गया है अब तक की जनगणना व्यवस्था में। अब सवाल यह है कि पीवीटीजी से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जिन समस्याओं की वजह से ही इनको अलग से जनगणना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो सबसे पहले उन समस्याओं पर नजर डालते हैं कि कौन सी वो समस्याएं हैं जिसकी वजह से इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या भौगोलिक अलगाव का है। अमूमन ये बहुत दुर्गम क्षेत्रों से संबंध इनका है, या तो बहुत दुर्गम पहाड़ियों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जो कि सामान्य रूप से जहां पर जो जनसांख्यिकी का वितरण है उससे ये अलग थलग है। तो भौगोलिक अलगाव की वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, बुनियादी जो सुविधाएं हो गई, चाहे शिक्षा हुआ, पेयजल हुआ, आवास हुआ, इनसे ये हम देख सकते हैं कि इन चीजों की कमी है, यानी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, बुनियादी सुविधाएं कह सकते हैं। उसकी वजह से एक तरह का सामाजिक भेदभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि सोशलाइजेशन कब होगा? जब समाज के संपर्क में कोई व्यक्ति होगा या समुदाय होगा, तो ये व्यक्ति या समुदाय अगर सामाजिक रूप से इसमें अलगाव है तो सामाजिक भेदभाव दिखाई देगा, विकास की परियोजनाएं जो है उससे इसका विस्थापन दिखाई देगा। राजनीतिक प्रतिनिधि यानी कि पॉलिटिकल यहां पर जो लीडरशिप है वो यहां पर अगर देखें इस समुदाय की तो बहुत कम है, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो राजनीति में दखल होना चाहिए, राजनीति में दखल का मतलब कि इस समुदाय के जो हित हैं उनको पटल पर रखने के लिए यहाँ का नेतृत्व जो पहुंचना चाहिए वो कम पहुंचा है। इससे क्या होगा? जो पॉलिसी मेकिंग होगी, नीति निर्माण होगा, उसमें कहीं ना कहीं इनकी जो मूलभूत समस्याएं होंगी वो कहीं ना कहीं सीमित होंगी, क्योंकि आपके क्षेत्र का जो विधायक या सांसद होता है आपकी क्षेत्रीय समस्याओं को संसद में ले जाकर या आपकी क्षेत्रीय असेंबली में ले जाकर, आपके राज्य की असेंबली में ले जाकर वही रखेगा, क्योंकि क्षेत्रीय समस्याओं को उससे वही वाकिफ है। तो अगर यहाँ का कोई व्यक्ति प्रतिनिधि ही नहीं है वहां पर, तो हम कह सकते हैं कि वहां की समस्याएं ही नहीं पहुंच पाएंगी। अगर समस्याएं नहीं पहुंचेंगी तो पॉलिसी लेवल में हमको चेंज नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसी पॉलिसी बनने के लिए यहाँ की समस्याओं से वाकिफ कराना भी जरूरी है। अब यहां पर आप देखिए, जो पीवीटीजीज की अनुमानित जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग
45.56 लाख बताई गई है 2025 में। शुरू में ये कम बताई गई थी, लेकिन अभी की कंडीशन 2025 में ये बताया गया है कि लगभग 45.56 लाख इनकी जनसंख्या है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, 12.28 लाख है। इसके बाद की जनसंख्या महाराष्ट्र में आपको दिखाई दे रही है, 6.2 लाख है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 4.9 लाख है। ये इनकी जनसंख्या बताई गई है। पीवीटीजी से जुड़ी समस्याओं में आप देखें, फिलहाल आगे और विस्तार से हम बात करेंगे। अब जनगणना में शामिल होने का महत्व क्या है? महत्व ये है कि जब तक सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तो हम क्या कर पाएंगे? सटीक आंकड़े नहीं होंगे तो इनको लेकर जो योजनाएं बनती हैं उस पॉलिसी में सटीक आंकड़ों के अभाव में पॉलिसी में इनको स्थान नहीं मिल पाएगा, यानी पॉलिसी इनके हिसाब से नहीं बन पाएगी। यानी कि इसमें एक तो साक्षरता का लेवल बहुत कम है। साक्षरता का लेवल कम होने की वजह यह है कि भौगोलिक अलगाव है, यानी स्कूलों तक इनकी पहुंच नहीं हो पाई है। भौगोलिक रूप से ये बहुत ज्यादा अलग थलग है। कृषि जीवन की अगर हम बात अभी कर रहे थे पिछली स्लाइड में, जैसा कि हमने बताया, तो ये जो प्री एग्रीकल्चर जो स्टेज है उस स्टेज से अभी भी बिलोंग करते हैं। यानी कि कृषि की जब शुरुआत हुई थी उससे पहले मनुष्य जैसे कंदमूल फल खा के रहता था, जो खाद्य संग्राहक था, पशुओं का शिकार करता था, उस तरह की प्रथा यहाँ आज भी देखने को मिल रही है। आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर ज्यादा से ज्यादा है, शिकार पर निर्भर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्थिक पिछड़ापन भी। आर्थिक पिछड़ापन का मतलब कि रोजगार के अवसर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सीमित है रोजगार के अवसर, बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जनसंख्या क्या इनका जो आकार है, जनसंख्या का आकार भी बहुत कम है, और कहीं कहीं तो ये दिखाई देता है कि जनसंख्या घटने का भी एग्जाम्पल कहीं कहीं मिला है। तो ऐसी दशा में ये कहा जा सकता है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है अगर ये जनगणना में शामिल होते हैं। अगर इनको जनगणना में शामिल कर लिया जाता है तो स्पेशली इनकी काउंटिंग होगी तो ये पता चलेगा कि ये संवेदनशील जाति कितनी है। अगर उसकी संख्या पता चली गई तो उसको लक्ष्य करके, उसको टारगेट करके पॉलिसी बनाई जा सकेगी। यानी कि हमारी जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें इनके लिए जो विशेष प्रयास करने की जरूरत है वहां पर ये योजनाओं में हमको दिखाई देंगे। संसाधनों के न्यायपूर्ण आवंटन में ये भागीदारी होगी इस चीज की, क्योंकि जब हमको पता होगा कि पीवीटीजीज की एक्चुअल कंडीशन क्या है तो बहुत से ऐसा वर्ग जो लाभ ले रहा है जिसको लाभ की आवश्यकता नहीं है, वहां से हम थोड़ा कम प्रयास करके जहां पर ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, संसाधनों को हमको जिनको वास्तव में देने की जरूरत है, जो पूरी तरह से भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से कटे हुए हैं, जहां पर बुनियादी सुविधाओं की पहुंच ही नहीं है, स्कूल तक पहुंच ही नहीं है, आर्थिक ढांचे वहां तक पहुंच ही नहीं सके हैं, वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाएंगे तो ये इनका हम कह सकते थे लक्षित योजनाएं या संसाधनों का न्यायपूर्ण आवंटन संभव होगा। शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, पोषण को ले लीजिए, आजीविका से जुड़ी हुई तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको जब इनकी संख्या पता होगी तो पॉलिसी के लेवल से लेकर इंप्लीमेंटेशन के लेवल तक, यहां तक इन चीजों की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। इसके बाद चाहे वो कोई भी रिसर्च करने वाला व्यक्ति हो, शोधकर्ता हो, न्यायपालिका हो या नीति निर्माता हो, जब इनकी जनसंख्या की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, उसमें प्रवास है, नगरीकरण है, रोजगार है, प्रजनन दर है, आदि को समझ पाएंगे वास्तव में इनको लेकर, इनके आंकड़े को लेकर कि इनके में इन सारी चीजों की टेंडेंसी क्या है। यहां पर अगर इनकी संख्या इतनी है तो इनकी जनसंख्या की प्रवृत्ति क्या है, वो जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, ये इनकी जनगणना जब अलग से होगी तो उससे पता चल पाएगा। इसके अलावा प्रवास का क्या कंडीशन है इनका, नगरीकरण का लेवल क्या है, रोजगार का लेवल क्या है, प्रजनन दर क्या है, तो अलग से जब ये आंकड़े तभी संभव होंगे जब जनसंख्या इनकी अलग से हम इनको सेंसस में शामिल करें। यानी कि अभी तक जो उपजातियों के रूप में ये दर्ज किए गए थे 2011 की जनगणना में, उससे अलग से इनको पृथक रूप से इनकी जनगणना जब की जाएगी तो हो सकता है कि ये सारी चीजें बहुत सकारात्मक रूप से दिखाई देंगी। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है, जनगणना में इनके शामिल होने का महत्व है। इसी से मिलती जुलती एक योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसको कि प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर 2023 को इसी पीवीटीजी समुदाय को लेकर एक इस योजना को शुरू किया गया था, और इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें जो 75 पीवीटीजी समुदाय हैं वर्तमान में, उनको ही टारगेट करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि 75 जो पीवीटीजी हैं, जो कि इनको कैसे यहाँ पर बुनियादी ढांचे का विकास संभव हो सके, कैसे पेयजल की व्यवस्था संभव हो सके, कैसे आवास मिल सके, कैसे स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क तक इनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, दूरसंचार संपर्क, स्थायी आजीविका के अवसर और बुनियादी सुविधाएं इन तक पहुंच सके। इसी के लिए 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से पीवीटीजीज की जो 75 समुदाय वर्तमान में 2025 तक हैं, उनको टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री जनमन योजना को शुरू किया गया था।
तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। उम्मीद है ये मुद्दा आपको समझ में आया होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या इनको जो जनगणना 2027 में होने वाली है, उसमें शामिल करने के सकारात्मक परिणाम होंगे या नकारात्मक। तो आइए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभ्यास प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा पीएम जनमन योजना कब और कहां से शुरू की गई। विकल्प आपके सामने है। 26 जनवरी 2023 नई दिल्ली, 15 अगस्त 2023 लाल किला, 15 नवंबर 2023 खूंटी झारखंड, 2 अक्टूबर 2023 साबरमती आश्रम। तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।